नमस्कार दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की इस क्लास में हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो आइए इस क्लास में शुरू करते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, हमारा टॉपिक रहेगा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, जैव विविधता के पैटर्न, ये टॉपिक है। इससे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस संबंध में भी बात करेंगे। किताबी जो लैंग्वेज है, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है, उसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में देखेंगे तो जैव विविधता के पैटर्न में कोई नई बात नहीं है। आपको एक तो इसके बारे में देखना है, अर्थ के बारे में देखना है। ये पृथ्वी है। देखिए, एक तो कि जैव विविधता पृथ्वी के कौन से भाग पर कितनी है, वो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, कोई भी आवास हो, कोई भी हैबिटेट हो, उस हैबिटेट में बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या चीजें हैं, ये दो बातों को ही पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बात कर रहा हूं। बायोडाइवर्सिटी के जो पैटर्न है, उसमें दो चीजों के बारे में देखना है। एक क्या है, पृथ्वी के बारे में, और दूसरा है कहीं पर भी कोई आवास या हैबिटेट है उसके बारे में। ये जो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, वो है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्पीसीज। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि जातियों की संख्या कितनी है, इस आधार पर जैव विविधता का क्या पैटर्न है। अगर आप पृथ्वी के संबंध में देखेंगे तो ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है ये। और इक्वेटर से दोनों ध्रुवों की तरफ, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाइए चाहे साउथ पोल की तरफ जाइए, दोनों तरफ जाने पर जैव विविधता क्या होती है, घटती है। तो ये हो गया एक तो जैव विविधता का जो पैटर्न है वो पृथ्वी के अक्षांशों के आधार पर, और इसी को कहा जाएगा अक्षांशीय प्रवणता, लैटिट्यूडाइनल ग्रेडियंट। तो जैव विविधता का जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा और ध्रुवों के संबंध में जो पैटर्न है, उसका क्या नाम है, उसको हम नाम देते हैं अक्षांशीय प्रवणता, लैटिट्यूडाइनल ग्रेडियंट। देखिए, एक पैटर्न तो ये हो गया कि भूमध्य रेखा से आप चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कम ही होगी। दूसरा, किसी आवास के बारे में क्या है, उसको हम लिखते हैं जातीय क्षेत्र संबंध से, जातीय क्षेत्र संबंध, स्पीसीज रिचनेस एरिया रिलेशनशिप। और ये क्या कहता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर या निश्चित सीमा तक बात करेंगे तो आप भी जानते हैं
कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएंगे आपकी खोज का, आपकी अन्वेषण का, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती जाएगी। मान लो आप 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कुछ स्पीसीज या जातियां खोज रहे हैं और आपको 5 जातियां मिली। अब अगर एरिया बढ़ाएंगे, 2 किलोमीटर स्क्वायर करेंगे, तो आपको नंबर ऑफ स्पीसीज या जातियों की संख्या अधिक मिलने के चांसेज है। यही क्या है? जातीय क्षेत्र संबंध। ये क्या कहता है कि अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस क्या है, जातीय समृद्धता क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं। एरिया अगर आप बढ़ाएंगे तो स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगी। यही क्या है? जातीय क्षेत्र संबंध। तो ये दो पैटर्न है जैव विविधता के। क्लियर है? पृथ्वी के संबंध में जैव विविधता किस तरीके से बदलती है, और किसी आवास के क्षेत्र के अनुसार अगर एरिया बढ़ेगा तो स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। ये दो पैटर्न है, स्पीसीज रिचनेस एरिया रिलेशनशिप, और दूसरा है सांसीय प्रवणता। और इस क्लास में हम इन्हीं दोनों के बारे में बहुत अच्छे से और एग्जाम ओरिएंटेड और बुक में किस तरीके के क्वेश्चंस है उनके बारे में बात करेंगे। नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि लैटिट्यूडाइनल ग्रेडियंट क्या है और स्पीसीज रिचनेस एरिया रिलेशनशिप क्या है, या स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जातीय क्षेत्र संबंध क्या है, ये अब मैंने आपको बता दिया है। देख लीजिए आप इसे। आइए आगे बात करते हैं, एक एक करके दोनों जो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। एक स्लाइड को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर देंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। पहला जैव विविधता का जो पैटर्न है वो है अक्षांशीय प्रवणता, जिसे लैटिट्यूडाइनल ग्रेडियंट कहते हैं। अक्षांशीय प्रवणता, नाम से ही पता लग रहा है कि अक्षांशों के आधार पर बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता किस तरीके से बदलती है, इसी को कहा जाएगा लैटिट्यूडाइनल ग्रेडियंट। देखिए यहां पर मैंने आपको अर्थ का या पृथ्वी का डायग्राम बताया है। बिल्कुल बीच में जो रेखा गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। और ऊपर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक पोल भी कह सकते हैं, और साउथ पोल को एंटार्कटिक या एंटार्कटिक सर्कल भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये अक्षांशीय प्रवणता या लैटिट्यूडाइनल ग्रेडियंट क्या कहता है कि ये भूमध्य रेखा है। इससे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाइए चाहे साउथ पोल की तरफ जाइए, बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या होगी? कम ही होगी। बायोडाइवर्सिटी कम ही होगी। यही लैटिट्यूडाइनल ग्रेडियंट है, अक्षांशीय प्रवणता है। भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता का मान कम होगा। यही क्या है? अक्षांशीय प्रवणता। मुझे नहीं लगता कि इसको याद रखने में आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है, और इस स्लाइड को देखने के बाद चीजें बिल्कुल आसान है। देख लीजिए, इससे आगे हम बात करते हैं। एक क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन। अक्षांशीय प्रवणता या लैटिट्यूडाइनल ग्रेडियंट का जो टॉपिक है उसमें यह शब्द बार बार आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन, और इसके बारे में आप जानते भी हैं। देखिए, तो ट्रॉपिकल रीजन क्या है? 0 डिग्री जो अक्षांश है, इसको मैंने आपको कहा
कि ये कौन सी रेखा है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। इक्वेटर देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर या भूमध्य रेखा, इससे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा होगी, और अगर इससे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा होगी। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। 0 डिग्री को इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो ये क्षेत्र पाया जाएगा, इस पूरे क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है और उस क्षेत्र का नाम है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये चीज भी आप ध्यान में रख लें। पूरी पृथ्वी के रेस्पेक्ट में आप देखें तो सबसे ज्यादा जैव विविधता इस ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, जो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यहां से लेकर यहां तक पाया जाएगा। कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन है, जहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता पाई जाती है। देखिए, तो सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाएगी। यहां देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, क्या कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है? इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है वो मैंने आपको समझाया। अब क्वेश्चन है कि यहां पर जैव विविधता ज्यादा क्यों होती है? इसके 3 कारण है। पहला कारण है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जाति उद्भवन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जाति उद्भवन का मतलब है नई जाति का निर्माण, स्पेशिएशन। अगर आप टेम्परेट या शीतोष्ण क्षेत्र में देखेंगे तो वहां पर बर्फबारी और इस तरीके की प्राकृतिक घटनाएं होती है, जिसकी वजह से नई जाति के निर्माण का समय ही नहीं रह पाता। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नई जाति के निर्माण का पर्याप्त समय है, इसीलिए यहां पर बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। तो पहला कारण यही है, स्पेशिएशन या जाति उद्भवन के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। दूसरा, यहां पर कम मौसमीय परिवर्तन होते हैं। यहां पर मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाते, एक जैसा मौसम रहता है, इस वजह से भी जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा प्राप्त होता है, सीधा पड़ता है, इस कारण से भी जैव विविधता अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी से ज्यादा या सर्वाधिक क्यों है? इसके ये 3 कारण हैं। जाति उद्भवन के लिए पर्याप्त समय, कम मौसमीय परिवर्तन, और भूमध्य रेखा पर सूर्य के प्रकाश का सीधा प्रकाश या सूर्य का प्रकाश सीधा प्राप्त होता है। इन 3 घटनाओं के कारण ही ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक है। अच्छे से आप ये तीनों चीजें याद रखें, देख लीजिए। आगे देखते हैं। अब पहला जो पॉइंट था वो यही था, जाति उद्भवन, स्पेसिएशन। इसके बारे में मैंने साफ साफ लिखा है कि शीतोष्ण क्षेत्र या टेम्परेट रीजन में बार बार हिमनदन या बर्फबारी होने की वजह से जाति उद्भवन का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। शीतोष्ण जो क्षेत्र है, टेम्परेट जो रीजन है, वहां पर स्पेशिएशन या जाति उद्भवन का पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि जाति उद्भवन आमतौर पर समय का कार्य है। और
शीतोष्ण क्षेत्र में हिमनदन के कारण वहां पर स्पेशिएशन नहीं हो पाता, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में पर्याप्त समय मिलता है और नई जाति का निर्माण होगा तो बेशक बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने वाली है। आराम से समझिए इसको। स्पेशिएशन या जाति उद्भवन देखिए, दूसरा पॉइंट था कम मौसमीय परिवर्तन। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कम मौसमीय परिवर्तन होते हैं और कम मौसमीय परिवर्तन की वजह से निकेत विशिष्टीकरण हो जाता है। निके स्पेशलाइजेशन या निके को नीश भी कहते हैं, नीश स्पेशलाइजेशन हो जाता है। इसको आपको समझना है। ट्रॉपिकल रीजन में कम मौसमीय परिवर्तन के कारण निकेत विशिष्टीकरण या निके स्पेशलाइजेशन हो जाता है। इस कारण से बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है। ये निकेत क्या है जिसका स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण हो रहा है? देखिए, निकेत या नीश का मतलब है प्रोफेशन, या यूं कह सकते हैं भूमिका। क्या कहेंगे? आप यूं भी लिख सकते हैं कि किसी स्पीसीज की उसके हैबिटेट में उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है, उसका क्या प्रोफेशन है, यही क्या कहलाएगा? नीश या निके कहलाएगा। निकेत या नीश किसे कहते हैं? किसी स्पीसीज की उसके हैबिटेट में उसकी क्या भूमिका है, क्या रोल है, क्या प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन को ही निकेत या नीश कहते हैं। आराम से देखिए स्लाइड को। देखिए, तो निकेत या नीश, इसके बारे में क्या याद रखना है? कोई जीव है और ये जीव जहां रहता है इसे कहा जाता है आवास, हैबिटेट। कोई भी जीव या स्पीसीज जहां पर रहती है वो उसका क्या कहलाएगा? हैबिटेट कहलाएगा। क्लियर है? यहां पर मैं स्पीसीज लिख रहा हूं। कोई भी प्रजाति जहां पर रहती है वह उसका क्या कहलाएगा? आवास कहलाएगा। तो ये आवास है। अब इस आवास में जो जीव या यूं कह सकते हैं जो जाति रह रही है, उस जाति की इस आवास में क्या भूमिका है, उसका क्या प्रोफेशन है, इसे ही क्या कहा जाएगा? नीश या निके कहा जाएगा। किसी जाति या स्पीसीज की उसके आवास में क्या भूमिका है, क्या रोल है, क्या उसका प्रोफेशन है, क्या उसका कार्य है, यही उसका नीश या निकेत है। आराम से देख लीजिए इसकी डेफिनेशन को, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। वन लाइन आप याद कर सकते हैं। किसी स्पीसीज की उसके हैबिटेट में क्या भूमिका है, यही निकेत या नीश कहलाएगा। आराम से देखिए। चलिए आगे बात करते हैं। और आगे एक महत्वपूर्ण नोट है जो आपको याद रखना है। क्या है? दो जातियां आवास शेयर कर सकती है, हैबिटेट शेयर कर सकती है, लेकिन निकेत या नीश शेयर नहीं कर सकती। इस बात को समझना है। दो स्पीसीज सेम आवास में रह सकती है, लेकिन दो स्पीसीज का सेम निकेत या सेम नीश नहीं हो सकता। इसको समझना है। मान लीजिए ये एक ट्री है जिसको हम आवास के रूप में लिख रहे हैं। ये ट्री, पेड़ है ये, और इस पेड़ में दो स्पीसीज है, एक हनी बी और एक बर्ड। ये दोनों यहां निवास कर रहे हैं, इसलिए इनका हैबिटेट हुआ, आवास हुआ। तो अभी अपने उदाहरण में ट्री एक हैबिटेट है जिस पर दो स्पीसीज रह रही है, हनी बी, मधुमक्खी और पक्षी। क्लियर है? देखिए, अब इस आवास में
जहां पर दो प्रजातियां, दो स्पीसीज रह रही है, इस आवास में हनी बी की क्या भूमिका है? वो है शहद बनाना। और इस पेड़ के आवास में हनी बी की भूमिका शहद बनाना है। इसे ही निके कहते हैं या निकेत कहते हैं। और मैंने क्या बताया है कि दो स्पीसीज निके सैर नहीं कर सकती या निकेत को सैर नहीं करेगी, तो आप खुद समझिए। इस आवास में हनी बी का निकेत है शहद बनाना, उसका प्रोफेशन है, उसका रोल है, उसकी भूमिका है। क्या पक्षी शहद बनाएंगे? नहीं। हनी बी और पक्षी एक ही आवास में रह रहे हैं, आवास शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो रोल हनी बी का है वो पक्षी का नहीं है। सबका अपना अपना किरदार है। इस दुनिया में आप सभी लोग आए हैं, सबका अपना अपना रोल है। यही निकेत या नीस कहलाएगा। अब मेरा रोल आप अदा नहीं कर सकते, आपका रोल मैं अदा नहीं कर सकता। आवास जरूर शेयर कर सकते हैं, एक रूम में जरूर रह सकते हैं, एक मकान में जरूर रह सकते हैं, लेकिन सबकी भूमिका अलग अलग है। ये कॉन्सेप्ट इसी बात को बता रहा है कि पेड़ पर हनी बी और बर्ड दोनों हैं, लेकिन हनी बी का निकेत है शहद बनाना। तो ऐसा नहीं है कि पक्षी शहद बनाने लग जाएंगे। सबकी भूमिका, सबका अपना अपना रोल है। इस बात को याद रखें। आवास शेयर कर सकते हैं, हैबिटेट शेयर हो सकता है, लेकिन कभी भी दो स्पीसीज आपस में नीश या निकेत शेयर नहीं करेगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। आराम से देखिए। आइए आगे, तीसरा पॉइंट है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सीधा प्राप्त होता है या सीधा पड़ता है, इसीलिए यहां पर जैव विविधता अधिक होती है। उसको भी समझिए। ये पृथ्वी है और ये बिल्कुल बीच में 0 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा है उसको क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा या इक्वेटर। देखिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। इसलिए अगर आपने ध्यान से देखा हो तो भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी क्षेत्र है वहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने की वजह से वहां पर रहने वाले जो मनुष्य हैं उनका रंग गहरा या काला होता है। वेस्ट इंडीज इसका उदाहरण है। तो यहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा, तो यूं कह सकते हैं कि यहां पर सौर ऊर्जा अधिक आएगी। और जब सौर ऊर्जा अधिक आएगी तो प्रोडक्टिविटी या उत्पादन अधिक होगा, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में ऊर्जा का जो प्रारंभिक स्रोत है वो सूर्य ही है। और भूमध्य रेखा के आसपास वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इस पूरे एरिया को क्या कहा जाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन। और यहां पर सौर ऊर्जा अधिक है, उत्पादन अधिक। तो इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता क्या होती है? अधिक होती है। जब सौर ऊर्जा अधिक होगी, सूर्य की ऊर्जा अधिक होगी, तो प्रोडक्टिविटी या उत्पादन अधिक होगा। और अगर उत्पादन अधिक होगा तो जो स्पीसीज है उनके भी ग्रो करने की, वृद्धि करने की संभावनाएं बढ़ जाती है और फलस्वरूप बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता अधिक हो जाती है। आराम से देखिए इसे। आइए आगे हम बात करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। मोर प्रोडक्टिविटी, मोर बायोडाइवर्सिटी। अगर ज्यादा प्रोडक्टिविटी है तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, ये आवश्यक नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन मोर बायोडाइवर्सिटी, मोर प्रोडक्टिविटी, ये 100% सत्य है। अगर कहीं पर जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है
तो वहां की प्रोडक्टिविटी या उत्पादन क्षमता अधिक होगी। यह 100% सत्य है। लेकिन कहीं पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो गारंटी नहीं है कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा हो। ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन कहीं पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो वहां की प्रोडक्टिविटी 101% क्या होगी, अधिक होगी। देख लीजिए आराम से। आगे देखते हैं। देखिए फिर से ये पृथ्वी का डायग्राम आपके सामने है। 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको कहा जाएगा इक्वेटर या भूमध्य रेखा। यहां से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो क्षेत्र है यहां पर दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये दक्षिणी अमेरिका ही है। और इस दक्षिणी अमेरिका के अंदर अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या अमेजोन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इस रेन फॉरेस्ट पर पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। पूरी अर्थ पर सबसे ज्यादा अगर बायोडाइवर्सिटी कहीं पर है तो हम अमेजिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों पर है, जो कौन से क्षेत्र में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, और इसी को ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है यहां पर। इसीलिए अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन नदी के किनारे अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन पादपों द्वारा या पेड़ों द्वारा जितनी भी ऑक्सीजन बनती है उसका अधिकतम उत्पादन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों से होता है। इसलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। देख लीजिए आराम से इसके बारे में। और 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है, मकर रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसे कहा जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसी में आते हैं दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जहां पर पृथ्वी की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता है। इसी वजह से इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहेंगे, अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को। और पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। क्लियर है बात, आराम से समझिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये जो टॉपिक हम देख रहे थे अक्षांशीय प्रवणता या लैटिट्यूडाइनल ग्रेडियंट, एक सिंपल सी लाइन है कि भूमध्य रेखा के चाहे आप उत्तरी ध्रुव पर जाइए चाहे दक्षिणी ध्रुव पर जाइए, जैव विविधता का मान कम होगा। इसी को ये उदाहरण सहित देखिए। ये आपके पास पृथ्वी है, भूमध्य रेखा के समीप एक देश है कोलंबिया, और हम बात कर रहे हैं पक्षियों की प्रजातियों में। तो कोलंबिया में पक्षियों की या बर्ड्स की जो स्पीसीज है वो 1400 है। कोलंबिया भूमध्य रेखा के समीप है, इसलिए यहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो यहां पर पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं, 1400। यहां से अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो न्यूयॉर्क आएगा। 41 डिग्री नॉर्थ पर क्या होगा, न्यूयॉर्क आएगा।
और यहां पर पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं? 105। देखिए, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव की तरफ गए, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता में कमी आई है। भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र में 1400 पक्षी प्रजातियां थी, जैसे ही नॉर्थ पोल की तरफ गए 105 रह गई। थोड़ा और ऊपर गए 71 डिग्री नॉर्थ पर, जहां पर ग्रीनलैंड है, वहां पर केवल पक्षियों की 56 स्पीसीज या 56 प्रजातियां पाई जाती है। रख लीजिए। तो इक्वेटर से पोल की तरफ आप जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है? नीचे एरो का मतलब है कम हो जाती है। बात वही है दोस्तों, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं आपको सिस्टेमेटिक तरीके से बता रहा हूं। वरना तो 2 लाइनों में पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के पैटर्न को पढ़ा के फ्री किया जा सकता है कि भूमध्य रेखा के से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जैसे जैसे आप अन्वेषण का क्षेत्र बढ़ाएंगे तो जातियों की संख्या बढ़ेगी। और ये दोनों पैटर्न अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्पीसीज है, इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। इस चीज को आप देखिए, कोलंबिया में 1400 पक्षी प्रजातियां, न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ पर है 105 पक्षी प्रजातियां, और ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ पर है 56 पक्षी प्रजातियां। जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ गए पक्षियों की प्रजातियां कम हो रही है, जो इस बात को बताती है कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है? आगे देखिए। आगे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भारत के बारे में जो आपको याद रखना है। ये मैंने कर्क रेखा बताई है, और कर्क रेखा आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होती है, जो भारत से गुजरती है। क्लियर है? ये देखिए, भारत का अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, कर्क रेखा से जो नीचे वाला भाग होगा वो कौन सा है? ट्रॉपिकल रीजन में है। और आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। तो भारत में पक्षियों की प्रजातियां कितनी हैं? 1200। कोलंबिया जो बिल्कुल भूमध्य रेखा के समीप है 1400। भारत थोड़ा भूमध्य रेखा से दूर की तरफ कर्क रेखा की तरफ है, लेकिन ज्यादातर भाग ट्रॉपिकल रीजन में है, इसलिए 1200। उसके बाद हमने देखा न्यूयॉर्क में 105, और उसके बाद ग्रीनलैंड में 56 पक्षी प्रजातियां। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। यही लैटिट्यूडाइनल ग्रेडियंट या अक्षांशीय प्रवणता है। आराम से देखिए। आगे बात करते हैं। अभी जो मैं आपको बात बता रहा था वही है कि बर्ड्स की जो स्पीसीज है, पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, अक्षांशीय प्रवणता आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। कोलंबिया में पक्षी की प्रजातियां 1400, भारत में 1200, न्यूयॉर्क में 105, और ग्रीनलैंड में 56 पक्षी प्रजातियां होती है, जो इस बात को बताती है कि अक्षांशीय प्रवणता है, लैटिट्यूडाइनल ग्रेडियंट है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता कम होती है। उसको एक उदाहरण के द्वारा हमने बहुत अच्छे से देखा है। आराम से देखिए। आगे अगर हम बात करें तो फिर से इन सारी चीजों को बिल्कुल कंपाइल फॉर्म में, और जो रीजन मैंने आपको बताया है ट्रॉपिकल रीजन या और भी टेम्परेट या शीतोष्ण क्षेत्र, उनके बारे में देखिए। ये जो बिल्कुल बीचों बीच लाइन है, ये आप जानते हैं ये इक्वेटर है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। क्लियर है? यहां से 66.5 डिग्री साउथ पर
और 66.5 नॉर्थ। 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 नॉर्थ तक का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है शीतोष्ण या टेम्परेट रीजन। इधर भी देख लीजिए, 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाएगा? शीतोष्ण या टेम्परेट। क्लियर है? थोड़ा और अगर इसका विभाजन देखें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक का जो क्षेत्र है उसको एक और नाम दिया जाता है और वो नाम है उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल। ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक का जो भाग है, जिसको मैं इस येलो कलर से बता रहा हूं, ये उपोष्ण क्षेत्र है। अगर इधर भी देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? उपोष्ण क्षेत्र है। सब ट्रॉपिकल रीजन है। कहने का मतलब टेम्परेट रीजन का ही पार्ट है देखा जाए तो क्या हुआ? इसके बीच वाला जो है उसको तो हम पढ़ते आ ही रहे हैं। ये तो कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर है उपोष्ण, फिर है टेम्परेट या शीतोष्ण। 90 डिग्री नॉर्थ पर नॉर्थ पोल है जिसे आर्कटिक सर्कल कहा जाएगा, और 90 डिग्री साउथ पर साउथ पोल है जिसे एंटार्क्टिक सर्कल कहा जाएगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, 3 क्षेत्र है। ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन। देखिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक का है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। दोनों तरफ 23.5 से 30 डिग्री नॉर्थ तक, 23.5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक सब ट्रॉपिकल रीजन। और यहां से 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दोनों तरफ ये कौन सा होगा? टेम्परेट रीजन। और 90 डिग्री पर पोल आ जाएंगे। नॉर्थ पोल को क्या कहा जाएगा? आर्कटिक सर्कल। और साउथ पोल को क्या कहा जाएगा? एंटार्कटिक सर्कल। जैव विविधता के अक्षांशीय प्रवणता के साथ साथ पृथ्वी पर जो रीजन है वो, और थोड़ा बहुत अक्षांशों के बारे में भी हम देख रहे हैं ताकि चीजें और एग्जाम का क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। आराम से देखिए इसे। देखिए, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर आप बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में, फिर सब ट्रॉपिकल रीजन में, और फिर टेम्परेट रीजन में। या यूं कह सकते हैं सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, फिर उससे कम उपोष्ण, और सबसे कम किसमें है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। इसका एक उदाहरण भी है, इक्वाडोर जो इक्वेटर पर है, वहां के उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में संवहनीय पादप या जो वैस्कुलर प्लांट्स है उनकी जातियां यूएसए के जो शीतोष्ण या टेम्परेट क्षेत्र के जो वन है उससे 10 गुना अधिक पाई जाती है। टेम्परेट से ज्यादा बायोडायवर्सिटी सब ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल से ज्यादा ट्रॉपिकल में। ये एक एग्जांपल है। इक्वाडोर पर कौन सा क्षेत्र है? ट्रॉपिकल। और यूएसए के पास कौन सा क्षेत्र है? शीतोष्ण या टेम्परेट। तो इन दोनों की अगर तुलना होगी तो बायोडायवर्सिटी कहां ज्यादा होगी? ट्रॉपिकल में। तो ये कह रहा है कि वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीसीज की बात करें तो यूएसए की तुलना में इक्वाडोर जो इक्वेटर पर है वहां पर 10 गुना ज्यादा वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीसीज होगी। तो ये बताती है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आइए, अब जो दूसरा जैव विविधता का पैटर्न है उसके बारे में देखिए। जातीय क्षेत्र संबंध। क्लियर है? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप।
क्या बताता है ये? जर्मनी के महान वैज्ञानिक या प्रकृतिविद और भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों के गहन अन्वेषण या खोज के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक, ये बात जरूर याद रखें, एक लिमिट तक किसी क्षेत्र की स्पीसीज रिचनेस, जातीय समृद्धि, अन्वेषण क्षेत्र बढ़ाने के साथ बढ़ती है। इस बात को ध्यान से समझिए। ये किताब की एज इट इज लैंग्वेज है जो मैंने लिखी है, लेकिन इसी में आपको याद रखना है। कई बार बहुत सिंपल तरीके से अपन चीजें देखते हैं और एग्जाम का क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आ जाता है, भी गलतियां कर देते हैं। एक बार फिर से पढ़िए। जर्मनी के महान वैज्ञानिक, प्रकृतिविद, भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों के अन्वेषण या खोज के समय यह बताया कि कुछ सीमा तक, कुछ लिमिट तक अगर आप किसी क्षेत्र की स्पीसीज रिचनेस या जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र बढ़ाने के साथ बढ़ा सकते हैं। जितने ज्यादा क्षेत्र की आप खोज करेंगे उतना ही जातीय समृद्धि या स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी। यह कह रहा है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और यह बात उसने दक्षिण अमेरिका के जंगलों के अध्ययन के समय बताई। ये जर्मनी के महान वैज्ञानिक, प्रकृतिविद और भूगोल शास्त्री है। इनका यह स्टेटमेंट बायोलॉजी के या बायोडाइवर्सिटी के जो पैटर्न है उसका दूसरा नाम है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, उसको बताता है। लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, जिसको मैंने अलग कलर से लिखा है, कुछ सीमा तक, कुछ लिमिट तक अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज रिचनेस या जातीय समृद्धि या नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगी। इस पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब यही है कि अगर आप खोज करते समय एरिया ज्यादा लेंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी ज्यादा होने के चांसेज है। यही स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है। क्लियर है बात? देख लीजिए। आइए आगे अगर हम देखें तो अभी हमने बात की जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया। ये बात फिर से अच्छे से याद रख लेना दोस्तों, कुछ सीमा तक स्पीसीज रिचनेस, जातीय समृद्धि एरिया के समानुपाती होती है। कुछ सीमा तक नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होगी एरिया बढ़ाने पर, या स्पीसीज रिचनेस एरिया के क्षेत्र के सीधे समानुपाती होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीसीज रिचनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर जेड। ये दो नहीं है, ध्यान रखना, ये जेड है, जेड। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एस बराबर सी ए की पावर जेड। और ये जो समीकरण है ये बता रही है कि अगर इससे ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ आयताकार अति परवलयक होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही पता लगता है कि ग्राफ कैसा होगा। एस बराबर सी ए की पावर जेड ये बताती है कि इसका ग्राफ आयताकार अति परवलयक या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। देख लीजिए। आइए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया कि अगर आप एरिया बढ़ाते हैं तो स्पीसीज रिचनेस या नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगी। क्लियर है? देखिए अब ग्राफ क्या कह रहा है। ग्राफ खींचा गया है वाई एक्सिस पर एस या जातीय समृद्धि स्पीसीज रिचनेस, एक्स अक्ष पर एरिया या अन्वेषण क्षेत्र। इन दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचा गया तो ऐसा ग्राफ आएगा, और ये आयताकार अति परवलयक ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है। क्लियर है बात? ये सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए, स्पीसीज रिचनेस एस या टैक्सोनॉमिक ग्रुप की व्यापक किस्मों एवं क्षेत्र के बीच संबंध का ग्राफ कैसा होता है? तो आपका जवाब होगा
आयताकार अतिपरवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्पीसीज रिचनेस जातीय समृद्धि और क्षेत्र के बीच का जो ग्राफ है वो आयताकार अतिपरवलयक होगा। क्लियर है बात? आराम से ये ग्राफ देखिए और इससे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है वो देखिए। लैंग्वेज भी ध्यान में रखनी है आप। आइए, जातीय क्षेत्र संबंध, बायोडाइवर्सिटी का दूसरा पैटर्न। अगर आप एक निश्चित सीमा तक एरिया बढ़ाते चले जाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। यही क्या है? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इसकी इक्वेशन एस बराबर सी ए की पावर जेड। अगर इस इक्वेशन का लोग ले लें तो समीकरण लोग एस बराबर लोग सी प्लस पावर में जो होगा वो आगे आ जाता है जेड लोग ए। ये समीकरण हो गई। और इस समीकरण के अकॉर्डिंग अगर ग्राफ खींचा जाए, वाई एक्सिस पर लोग एस जातीय समृद्धि का लोग, एक्स एक्सिस पर लोग ए एरिया का लोग, तो यहां पर इस तरीके का ग्राफ आएगा। एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और इस रेखा की ढलान या ढाल जेड कहलाएगी, जिसे समाश्रय गुणांक या रिग्रेशन कोफिशिएंट कहा जाता है। अब तक जो अपन पावर में जो जेड लिख रहे थे, इस जेड को किस नाम से जाना जाता है? समाश्रय गुणांक के नाम से, रिग्रेशन कोफिशिएंट के नाम से। अभी अगर हम देख रहे थे स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच जो ग्राफ था वो आयताकार अतिपरवलयक था। अगर लोग लेने पर लोग एस और लोग ए के बीच का जो ग्राफ है वो सीधी रेखा है और इस रेखा की ढाल किसको बताती है? समाश्रय गुणांक या रिग्रेशन कोफिशिएंट को। आराम से इस ग्राफ को देखिए और इस जेड का मान जनरली 0.1 से लेकर 0.2 होता है। कुछ सीमा तक, कुछ लिमिट तक अगर आप एरिया बढ़ाते जाएंगे तो स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगी। इसके लिए z का मान 0.1 से 0.2 होगा। इसे रिग्रेशन कोफिशिएंट या समाश्रय गुणांक कहा जाता है। s बराबर सी ए की पावर z जो इक्वेशन है उसका लोग लेने पर फिर अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो क्या आएगा? सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी। देख लीजिए। आइए, लघु गुणक पैमाने पर, लॉग स्केल पर जातीय समृद्धि S और क्षेत्र के मध्य संबंध का जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा आएगी और यहां पर Z समाश्रयन रेखा की ढलान है जिसका मान 0.1 से लेकर 0.2 तक होगा। क्लियर है बात? पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने बताया कि Z का मान 0.1 से लेकर 0.2 की परास में ही होता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कुछ सीमा तक। ये पूरा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कुछ लिमिट तक ही है। एक पर्टिकुलर रेंज तक एरिया बढ़ाते जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी या स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी। यही स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है। इस समय Z का मान 0.1 से लेकर 0.2 तक होगा और ये कह रहे हैं कि भले ही वर्गीकी समूह, टेक्सोनॉमिकल ग्रुप अथवा क्षेत्र कुछ भी हो, एक पर्टिकुलर जो लिमिट है, सीमा है, वहां तक Z का मान 0.1 से लेकर 0.2 ही होगा। चाहे वर्गीकी समूह या स्पीसीज या एरिया कुछ भी हो, Z का मान फिक्स होगा। अर्थात Z का मान ना तो एरिया पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, और ना ही वर्गीकी समूह या टैक्सोनॉमिक ग्रुप पर निर्भर करता है। Z का मान फिक्स है। टैक्सोनॉमिक ग्रुप या वर्गीकी समूह या स्पीसीज कोई सी भी ले लो, एरिया कोई सा भी ले लो, Z का मान जनरली सामान्यतः एक निश्चित सीमा तक 0.1 से लेकर 0.2 ही होगा। क्लियर है बात? आराम से समझिए। देखिए,
सामान्यतः z का मान कितना है? 0.1 से लेकर 0.2, और z का मान टैक्सोनॉमिक ग्रुप और एरिया पर निर्भर नहीं करता, सामान्यतः जनरली कुछ लिमिट्स तक। क्लियर है बात? जैसे उदाहरण है ब्रिटेन के पादप, कैलिफोर्निया के पक्षी और न्यूयॉर्क के मोलस्क। सभी अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, वर्गीकी समूह है। एक पादप है, एक पक्षी है, एक मोलस्क है, और इनकी लोग पैमाने पर एस और ए के बीच जब ग्राफ खींची गई तो ढाल जेड आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी प्राप्त हुई। सबका एरिया अलग अलग है, सबका टैक्सोनॉमिक ग्रुप अलग अलग है, फिर भी लोग पैमाने पर अगर ग्राफ की ढाल देखी गई तो z का मान सबके लिए एक जैसा आया। तो ये इस बात को बताता है कि z का मान 0.1 से लेकर 0.2 के बीच होता है, और z का मान टैक्सोनॉमिक ग्रुप और एरिया पर निर्भर नहीं करता। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कुछ निश्चित सीमा तक, एरिया की एक लिमिट है। क्लियर है बात? देख लीजिए। आइए, विशेष परिस्थितियों में या अधिक बड़े क्षेत्र में z का मान 0.6 से लेकर 1.2 भी हो सकता है। यही बहुत देर से कह रहा था, मैं बार बार कह रहा था कुछ निश्चित सीमा तक ही स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप लागू होगा, जहां पर z का मान 0.1 से लेकर 0.2 होगा। लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में या अधिक बड़े क्षेत्रों में z का मान 0.6 से लेकर 1.2 भी हो सकता है, जैसे महाद्वीप और विशेष अनुकूलन वाले जीवों के लिए। महाद्वीपों के लिए z का मान अधिक होता है, और कितना होता है? 0.6 से लेकर 1.2। आपसे कोई पूछे कि महाद्वीपों के लिए z का मान 0.6 से लेकर 1.2 होता है, क्यों? तो इसका कारण आपको बताना है, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट के कारण महाद्वीपों के z का मान 0.6 से लेकर 1.2 होता है। अब दिमाग में आना चाहिए कि एज इफेक्ट क्या है। आरपीएससी के द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम है बायोलॉजी से संबंधित, उनमें एज इफेक्ट सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस एज इफेक्ट के कारण ही महाद्वीपों के लिए जेड या रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो मान है, ढलान का जो मान है, वो 0.6 से लेकर 1.2 होता है। सीधा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि महाद्वीपों के लिए जेड का मान अधिक क्यों होता है, इसका कारण है एज इफेक्ट। क्लियर है बात? देख लीजिए। आइए, तो ये दैचजी कॉन्सेप्ट के तहत आपको बताया जा रहा है कि एज इफेक्ट क्या है, और सबसे फेमस क्वेश्चन भी यही है। इस पूरी क्लास में आपको किसी एक चीज के बारे में सोचना है और कंठस्थ याद रखना है, तो एज इफेक्ट को बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, रट्टा मार लें क्या है। देखिए, हैबिटेट ए है, एक आवास है ए और एक आवास है बी, हैबिटेट बी। एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर दोनों आवास आपस में मिल रहे हैं, इसे कॉर्नर ऑफ हैबिटेट कहा जाता है, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। वह क्षेत्र जहां पर दो हैबिटेट आपस में मिल रहे हैं या दोनों आवासों के जीव आपस में मिल रहे हैं, इस क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन फिर से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इकोटोन क्या है? दो हैबिटेट या आवासों के परस्पर मिलने वाले क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है, और इस इकोटोन वाले क्षेत्र पर बायोडाइवर्सिटी, दोनों हैबिटेट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी तुलना में अधिक होगी, क्योंकि यहां पर इस हैबिटेट के जीव भी है और इधर वाले के भी जीव है। दोनों ही हैबिटेट के जीव यहां पर रहेंगे, इसलिए यहां पर बायोडाइवर्सिटी दोनों हैबिटेट से अधिक होगी। अगर तुलना की जाए इस हैबिटेट से तो भी यहां पर ज्यादा होगी, इससे की जाए तो भी यहां पर ज्यादा होगी। जब हम स्टडी के लिए महाद्वीप को लेते हैं तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे हैबिटेट में एज इफेक्ट पाया जाता है, और इस एज इफेक्ट के कारण
बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है और इसी कारण से Z का मान ज्यादा या 0.6 से लेकर 1.2 होता है। एज इफेक्ट क्या है? दो हैबिटेट के आपस में मिलने वाले क्षेत्र इकोटोन पर बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है, इसे ही एज इफेक्ट कहा जाता है। जब महाद्वीपों का अध्ययन किया जाता है तो उसमें ऐसे बहुत सारे हैबिटेट आपस में मिलकर एज इफेक्ट उत्पन्न कर देते हैं। एज इफेक्ट क्या है? दो हैबिटेट के इकोटोन वाले क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी का अधिक पाया जाना ही एज इफेक्ट है। और कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के अध्ययन के समय ये बहुत सारे इकोटोन बन जाते हैं, जिसकी वजह से एज इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए Z का मान ज्यादा 0.6 से लेकर 1.2 हो जाता है। क्लियरिटी आनी चाहिए। महाद्वीपों के लिए Z का मान क्यों बढ़ा, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखिए, ये एक महाद्वीप है, इसमें ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल हैबिटेट बन गए। ये हैबिटेट, ये इधर वाला हैबिटेट, दो हैबिटेट आपस में मिले उस क्षेत्र को क्या कह दिए? इकोटोन। और इकोटोन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, इसी को क्या कहते हैं? एज इफेक्ट। और इस एज इफेक्ट के कारण बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है और Z का मान बढ़ जाता है। महाद्वीपों के लिए Z का मान 0.6 से लेकर 1.2 होता है। क्लियर है बात? आसान बात है, आराम आराम से समझिए, देख लीजिए। एज इफेक्ट आप समझ चुके हैं। एक लाइन में अगर आप याद करें, दो आवास या हैबिटेट के आपस में मिलने वाले क्षेत्र इकोटोन में बायोडाइवर्सिटी दोनों आवासों की तुलना में अधिक हो जाती है, इसे ही एज इफेक्ट कहते हैं। महाद्वीपों या कॉन्टिनेंट्स की स्टडी के दौरान ऐसे बहुत सारे इकोटोन या एज इफेक्ट के कारण बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है, इसी वजह से Z का मान 0.6 से लेकर 1.2 हो जाता है। क्लियर है बात? आगे देखिए, एक लास्ट लाइन और। कुछ जीवों में विशेष अनुकूलताओं या स्पेशल एडेप्टेशन के कारण भी Z का मान बढ़ जाता है। जैसे एक उदाहरण, विभिन्न महाद्वीपों में उष्णकटिबंधीय जो वन है, उनके स्तनधारी और फलारी पक्षियों के लिए Z का मान 1.15 होता है, क्योंकि ये इस विशेष क्षेत्र के लिए अनुकूलित है, अडेप्टेड है। तो दोस्तों, ये था पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक बेहतरीन तरीके से मैंने आपको जैव विविधता के पैटर्न बताए हैं और पूरा प्रयास किया है कि एग्जाम का क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, बाहर नहीं जाना चाहिए। पूरे वीडियो को आप बेहतर तरीके से देखेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से इसके नोट्स बनाएंगे और बार बार रिवाइज करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।